हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का हाई लेवल का टॉपिक जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें से आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कराया जा रहा है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी को लेकर एकदम सीरियस होते हैं, बोले तो उनके सपने इस तरीके के होते हैं कि वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, वो ये टॉपिक कभी भी छोड़ के नहीं जाते। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट वांटेड टॉपिक होता है, यानी यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और एक ही वीडियो के अंदर, यानी इसी क्लास के अंदर, इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। और भाई, आज की क्लास में जो टॉपिक कराऊंगा वो लिख भी दिया था कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कराने वाला हूं। इनका दूसरा नाम भी होता है जो यहीं लिख दिया है। एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं और डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मेरी बात सुनना, ये एक्सेस डिमांड है और ये डेफिशिएंट डिमांड है। इसको कभी एक्सेस सप्लाई मत बोलना। एक्सेस सप्लाई क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी अंदर के कंटेंट में आपको पता चल जाएगा। मैं कैसे आपको इसको समझाऊंगा, पहले पेन का कलर चेंज करता हूं। इधर खाली जगह लिखी है, इधर मैं आपको एक्सेस डिमांड के बारे में बताऊंगा। एक्सेस डिमांड को मैं ऐसे एक्सेस डीडी लिख देता हूं, डीडी का मतलब डिमांड है भाई, है। और इधर बताऊंगा एक्सेस सप्लाई के बारे में। आप समझते हुए चलना मेरी बात को। जो बच्चा इस बात को यही समझ जाएगा, उसको कहीं और से कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार में सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होंगे। डेफिनेशन बताऊंगा, उसका इंपैक्ट बताऊंगा, डायग्राम कैसे बनेगा वो बताऊंगा, और ये जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के लिए, ये सॉल्व कैसे होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। समझो, देखो, इस चैप्टर में मेनली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की हुई है। जिन बच्चों को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग नहीं पता ना, वो शॉर्ट फॉर्म में अभी यहां पर समझ लो, ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है देश के अंदर टोटल डिमांड, जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं उन सबकी डिमांड की टोटल वैल्यू निकाल दो, हर एक चीज की, जितने भी गुड्स है, जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है देश की टोटल सप्लाई, या फिर देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं देश के अंदर, उन सब ने जितना भी सामान बनाया है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस बनाई है, उनकी वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। आसान भाषा में अब आपको क्लियर होगा जब मैं येलो कलर का इस्तेमाल करके यहां लिखूंगा कि वो सिचुएशन जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा सामान खरीदना चाह रहे हैं लेकिन प्रोड्यूसर उतना सामान बना नहीं पा रहे हैं। ये कितना सामान बन रहा है और ये कितना सामान लोग खरीदना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन है। मतलब यहां पर दोनों चीज इक्वल नहीं है, तो देश के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है। नहीं है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो ही तो पढ़ रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। एडी एएस से ज्यादा है, प्लस इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्स कंप्लीटली यूज हो चुके हैं, वो सिचुएशन है। जब इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्स कंप्लीटली यूज हो जाते हैं ना, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। 9वीं 10वीं में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ते थे कि जितने बंदे नौकरी करना चाहते हैं उन सबको नौकरी मिल जाती है, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहां पर लैंग्वेज थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। ये जो डेफिनेशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की, जो मैं बता रहा हूं कि एक इकोनॉमी के अंदर जब रिसोर्सेज कंप्लीटली यूज हो जाते हैं, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन जेएम कीन्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ने दी थी। वो रिसोर्सेज को बोलते हैं कि रिसोर्स का मतलब देश के अंदर सभी ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब नौकरी जो करना चाहते हैं सबको नौकरी मिल जाती है। ये बात भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। देश के रिसोर्सेस इंसानों को बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है ना। हर एक चीज देश का रिसोर्स है वैसे तो जब एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये लाइन लिखनी जरूरी है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। मैंने एम्प्लॉयमेंट को ईएमपी लिख के डॉट लिख दिया, आप इसको पूरा एम्प्लॉयमेंट लिखना, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिख देना। ये डेफिनेशन बनेगी एक्सेस डिमांड की। अब ये प्रॉब्लम कैसे है, मेरी बात सुनते रहना। थोड़ा सा पेन का कलर मैं ग्रीन करूंगा यहां पर। देखो, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। अभी सिर्फ इस बात को समझो, जब एक देश के अंदर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तुम उसको अपने ऊपर लो। तुम एक फैक्ट्री वाले हो या दुकानदार हो, ठीक है। लोग तुम्हारी दुकान से सामान ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन तुमने सामान ज्यादा रखा नहीं अपने पास, सप्लाई नहीं कर रहे हो आप, तो आप क्या चाहोगे भाई? लोग ज्यादा सामान खरीदना चाह रहे हैं तो तुम कहीं से भी लेकर आओ, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए तुम ज्यादा प्रोडक्शन कराओगे, अपनी दुकान पे सामान ज्यादा रखोगे ताकि तुम्हारा सामान ज्यादा बिक जाए, तो बायर्स को सामान बेचने के लिए तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर एक लाइन और लिखी है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि तुम सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हो, तुम चाहकर भी अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, चाहकर भी तुम ज्यादा सामान अवेलेबल नहीं रख सकते, लिमिट में है सप्लाई। जितनी हो सकती थी उतनी सप्लाई कर रहे हो तुम, लेकिन बायर्स हैं इससे भी ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अब तुम बायर्स की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो उस सिचुएशन को बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड। इसका इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में, ये इंपैक्ट जानना बहुत जरूरी है।
इसका इंपैक्ट देख लो। पहला इंपैक्ट इसका प्राइस लेवल पे जानेंगे और इसके इंपैक्ट देख लो भाई। एक इंपैक्ट इसका प्राइस पे क्या पड़ेगा, ये जानना है, नंबर मिलेंगे इन चीजों के। दूसरा इंपैक्ट जानोगे इसका इनकम और आउटपुट पे, तो मैंने इनकम एंड आउटपुट ऐसे लिख दिया। और तीसरा इंपैक्ट जानोगे आप इसका एम्प्लॉयमेंट पे, यानी नौकरियों पर क्या फर्क पड़ेगा। उस्ताद यहां से चीज समझ ली तो मैं बता रहा हूं कि उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से कोई और नहीं समझा पा रहा। ये सीधी दिल पे ठा लगनी चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं उनके रिप्लाई भी कर रहा हूं जहां तक हो सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, मैं टाइप नहीं कर पा रहा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में टाइप, तो इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है। आप वहां पर आपका अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसकी फोटो खींच के मुझे सेंड कर दो, और शायद मैं वहां पर अगर आपके मैसेज टाइम पर नहीं देख पा रहा तो स्टोरी लाइन में टाइप कर दो, मैं अपने आप देख लूंगा। आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। अब देखो, बायर सामान खरीदना चाह रहे हैं, तुम्हारी दुकान पे लिमिट में है सामान। लिमिट में क्यों है? क्योंकि देश के अंदर जितने रिसोर्स थे पूरे इस्तेमाल कर लिए, अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। एक देश के लेवल पे सोचो इस चीज को। तो अब सेलर्स के पास मौका है, चांस है कि बायर को ज्यादा चाहिए, अपने पास लिमिट में है, तो बायर तो चाहेगा ही खरीदना, तो अपन इसका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो सामान पड़ा है सेलर्स के पास, सेलर्स उसको महंगा करने लग जाते हैं। महंगा करने से क्या होगा? महंगा कर बिकेगा तो सही, क्योंकि बायर तो चाहते हैं खरीदना। हाँ, लेकिन अब वो लिमिट में खरीदेंगे तो अपनी डिमांड को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम कर देते हैं वो। ठीक है, फिर भी लेकिन एक इंपैक्ट तो इसका ये आ गया कि प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट ये है। और आपको बताऊं, जब प्राइस लेवल धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर कॉन्टिन्यूसली बढ़ने लगता है, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं महंगाई। महंगाई को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी के अंदर आ जाती है इन्फ्लेशन, इसलिए एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, मान लो भाई 100 रुपए की डिमांड या 100 यूनिट की डिमांड लोग कर रहे हैं, तुम्हारे पास 70 यूनिट का यानी 70 रुपीज का माल पड़ा हुआ है, तो 30 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम चाह के भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे। उस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड बोल रहे हैं। ऐसे में सेलर चालाक होते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। मैंने देखा, अब लाइव एग्जांपल देखोगे तो आप वैसे अपने एग्जाम में इसको मेंशन मत करना, तो मैं बताता हूं। इंडिया के अंदर बम पटाखों की डिमांड होती है, दशहरे पे दिवाली पे ज्यादा होती है, शादी के सीजन में ज्यादा होती है। अब बम पटाखों पे बैन लगा हुआ है, फिर भी काफी सारे स्टेट में बैन नहीं है, लेकिन फिर भी बम पटाखे जो हैं क्रैकर्स, वो लिमिट में प्रोड्यूस हो चुके हैं। लिमिट में प्रोड्यूस होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होती उसकी, तो डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ठीक है, ऐसे में सेलर बम पटाखे महंगे कर देते हैं, तो महंगे ही होते हैं ऐसे में, समझे। और नॉर्मली देखा जाता है 15 अगस्त पे भी देखोगे तो लोग पतंग उड़ाते हैं, और 15 अगस्त वाले दिन जो पतंग खरीदने जाता है उसको महंगी मिलती है पतंग। क्यों? क्योंकि दुकान वालों के पास लिमिट में सामान है, वो भी अब हैंड टू हैंड पतंग नहीं बना सकते। जब लिमिट में चीजें बच जाती है तो वैसे ही सेलर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। असलियत में तो क्या होना चाहिए था? असलियत में ये होना चाहिए था भाई, बायर ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर भी ज्यादा सामान बना के उनको बेचो, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करो यार, देश के अंदर लेकर आओ इक्विलिब्रियम। लेकिन नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल ना। तो यहां पर किसी भी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता। तो जब जब बात आएगी कि प्रोडक्शन यानी आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आउटपुट और प्रोडक्शन एक ही बात है, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेंगे। जो चीज नहीं बदलती उस पर इंपैक्ट नहीं होता तो वो कांस्टेंट रहती है। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ सकती। अब समझे, इनकम और आउटपुट दोनों सेम थिंग होती है, उसको वाई से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट या अनचेंज्ड। ठीक है, अब यहां क्या था, और एक और चीज एक्सपेक्टेड थी, लोग ज्यादा सामान खरीदना चाह रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करो। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा बंदों को नौकरी देनी पड़ेगी, बंदे ही नहीं बचे, सबको पहले से ही नौकरी दे चुके हैं, तो ये नौकरियां भी नहीं बढ़ेंगी। नौकरियां मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी नहीं बढ़ेगा, तो इट विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो ये तीन इंपैक्ट, अगर पेपर में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो उसकी डेफिनेशन आसान भाषा में दे दी। उसका इंपैक्ट क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, आपको जरूर देना है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इंपैक्ट लिखना ही लिखना है। हाँ, 4 नंबर का हुआ, 6 नंबर का हुआ तो डायग्राम भी बनाना होगा। अब अगली स्लाइड में इसका डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा। इसके अपोजिट केस पे आ जाओ, उसको एक्सेस सप्लाई लिख दिया मैंने, यहां पे बताया था कि एक्सेस सप्लाई बोलना भी नहीं है। ठीक है, यहां पर इसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, और एक्सेस सप्लाई इसलिए लिखा था क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि एक्सेस डिमांड का अपोजिट एक्सेस सप्लाई होता है। हाँ होता तो है, लेकिन यहां उसको एक्सेस डिमांड नहीं और एक्सेस सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, सुनो। तो भाई ये वो सिचुएशन है, इसकी बिल्कुल अपोजिट, जब एक देश के अंदर लोग सामान नहीं खरीदना चाह रहे, मतलब डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा,
सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जब इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट को मैंने ईएमपी लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी या इन एन इकोनॉमी लिख दोगे। ये डेफिनेशन लिखी है डेफिशिएंट डिमांड की। अब देखो यहां पर मैं एग्जांपल क्या सेट करना चाह रहा हूं। यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि मान लो एक इकोनॉमी के अंदर लोग 70 रुपए का सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया 100 रुपए का सामान। तो यार ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, बायर चाह ही नहीं रहे खरीदना। ऐसा बहुत बार होता है, फार्मर्स के साथ भी हो सकता है कि उन्होंने एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया हो और बायर्स लिमिट में ही परचेज करना चाहते हो। तो फार्मर्स के साथ क्या होता है, उस टाइम ज्यादा सामान प्रोड्यूस हो चुका है, उसको फेंकेंगे तो नहीं, अब उसको बेचने के लिए वो प्राइस हल्का कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं। तो प्राइस कम कर देते हैं ताकि वो बिकने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो सामान बेचने के लिए प्राइस को कम करना ही पड़ता है। अब बात आती है यहां पर, क्या इनकी गलती थी कि इन्होंने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल कर लिया? यार एक देश के अंदर रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल करना कोई गलती का काम नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो तो ठीक है, लेकिन बायर्स डिमांड नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सप्लाई वाली प्रॉब्लम नहीं बोलते, एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं बोलते, क्योंकि सप्लाई उन्होंने प्रोडक्शन करके गलती नहीं की। प्रॉब्लम ये डिमांड वाली साइड से है, बायर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद उनके पास पैसे नहीं है, या टेस्ट नहीं है, या मूड नहीं है, या फैशन नहीं है उस चीज का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर वैसे भी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, डिमांड की कमी है, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड प्रॉब्लम का नाम है। डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी। इसका इंपैक्ट अब देख लो, इंपैक्ट करना जरूरी है, हरे रंग से करेंगे हम भी, जैसे वहां किया था। इंपैक्ट इसका भी बताएंगे 3 चीजों पे। पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। पहला, प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताना ही बताना है। दूसरा इंपैक्ट बताएंगे इनकम एंड आउटपुट पे, मैंने इनकम एंड आउटपुट को वाई लिख दिया शॉर्ट में, आप समझ जाना। थर्ड नंबर पे रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहीं एक ही पेज में दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, तो आसान रहेगा, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखो प्रोडक्शन ज्यादा है, लोग खरीद नहीं रहे, तो सेलर्स इस केस के अंदर प्राइस कम करने लग जाएंगे, तो प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर कम होने लग जाएगा। और जब ओवरऑल प्राइस लेवल फॉल होने लगता है ना कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से आती है डिफ्लेशन, इसलिए डेफिशिएंट डिमांड को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। गैप मतलब इन दोनों के बीच का गैप, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप। अब यहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि लोग सामान नहीं खरीदेंगे, और उम्मीद ये हो रही है कि सारा सामान इस्तेमाल कर लिया, देश के सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर लिए, सबको नौकरी दे ली, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में प्रोड्यूसर हमेशा प्लान करेंगे कि यह प्रोडक्शन को रोकने की जरूरत है, हम प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे। तो वो एक है ना, सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं दिल के अंदर ये बात सुन के। जब ये आइडिया लगा लेते हैं ना इकोनॉमिस्ट के ऐसा होने वाला है, तो प्रोड्यूसर्स को आगाह हो जाता है, पता लग जाता है, तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देते हैं। तो उनको जरूरत नहीं है प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ाने की, तो आउटपुट को कम करना शुरू कर देते हैं। तो इन दैट केस आउटपुट विल स्टार्ट फॉलिंग, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, तो नौकरियां कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो देख रहे हो, इसका इंपैक्ट इन 3 चीजों पर तीनों गिरेंगी। एक्सेस डिमांड के इंपैक्ट में अलग था, इंपैक्ट को उल्टा मत मान के चलना, एक दूसरे के उल्टे नहीं है ये, उल्टा सिर्फ ये है, प्राइस यहां बढ़ रहा है, यहां प्राइस कम हो रहा है, यहां पर इनकम एंड आउटपुट कांस्टेंट है, यहां इनकम एंड आउटपुट कम होगा, यहां एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट है, यहां एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये इंपैक्ट है। और अब बात आएगी इनके डायग्राम की, तो इनका डायग्राम अच्छे से करना है, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की बारी अब अगले पेज पे आएगी। अगर आप बोलोगे सर जो भी आपने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट दे दो, तो स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको टीचर नोट्स की फॉर्म में पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी, और पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां हर एक चीज आपको ऐसे मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये खतरनाक हैवी लेवल का टॉपिक है। आधी चीज यहां हो गई, आधी चीज यहां हो गई, डायग्राम रह गया, और जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब डायग्राम की बारी आएगी। डायग्राम की बारी आने से पहले अब डायग्राम बनाना कैसे है, ये दिमाग में एडजस्ट होनी चाहिए बात। बहुत सारे लोग डायग्राम देख के डर जाते हैं इनका। अब इसके डायग्राम को बनाने की थॉट प्रोसेस अलग है, वो देखना। अब थॉट प्रोसेस समझाने से पहले मेरी एक बात समझो। देखो इकोनॉमिक्स में ना जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके वो कंट्री के लिए पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी में हमेशा वो फ्यूचर की सोचते हैं। प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, अभी बेरोजगारी है कोई सॉल्यूशन नहीं है, हाँ इसके लिए पॉलिसी बना के इस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।
अभी महंगाई है, अभी हैंड टू हैंड इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हां, इसके लिए पॉलिसी बना के इसको भविष्य में ठीक किया जा सकता है। तो हमेशा हम बात करते हैं भविष्य की चीजों की। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में एक वर्ड यूज करते हैं, एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब ही होता है डिजायर्ड। डिजायर मतलब जिसकी उम्मीद की जाती है, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। यह मान लिया गया अगर एक इकोनॉमी के अंदर इसको थोड़ा और, हाँ, एक इकोनॉमी के अंदर डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड यानी एक्स एंटे एडी यह सोचा गया कि 100 रुपए की होगी। कब होगी? मान लो आज ही हम सोच रहे हैं कि अगले महीने की 1 तारीख को इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए की डिमांड होने वाली है। अब आज सोचा है ना, अब सोची हुई हर चीज सही नहीं होती, सही हो भी सकती है। ये तो तब पता लगेगा जब अगले महीने की 1 तारीख आएगी। अगले महीने की 1 तारीख आई, जितना सोचा था उतनी डिमांड हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, सेट है, ना एक्सेस डिमांड ना डेफिशिएंट डिमांड। लेकिन जब वो दिन नजदीक आया और लोग कह रहे हैं कि हमें 100 रुपए का सामान नहीं खरीदना, हमें तो ज्यादा का खरीदना है, और डिमांड हो गई 150 की, तो यार ये एक्चुअल डिमांड है उस दिन की जब वो दिन नजदीक आएगा। और एक्चुअल डिमांड के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं एक्सपोस्ट। ये एक्सपोस्ट एडी है, या आपका मन कर रहा है तो इसको एक्चुअल एडी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी वर्ड यूज करते हैं काफी सारे बुक वाले, इसको प्लान्ड एडी बोलते हैं, इसको अनप्लान्ड एडी बोलते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पुराने लेक्चर्स में करा दिए गए हैं। तो भाई लोग ये सोचा था कि इतना खरीदेंगे, लेकिन खरीदना इतना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। कितनी यूनिट की प्रॉब्लम है? 50 यूनिट की प्रॉब्लम है। इस 50 को बोलेंगे एक्सेस डिमांड, ठीक है। और ये सारी जो हमारी अजम्पशन है ये तब की है जब हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रिसोर्स सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से पहले जितना भी तुमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनिट पढ़ी होगी, कभी भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई। इस यूनिट में ही एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब नॉर्मल लिखा होता है ना एडी इज मोर देन एएस, ये इन्फ्लेशनरी गैप नहीं है बिल्कुल भी। जब लिखा होगा इसके साथ एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तब उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा तो टीचर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, काट लेगा नंबर, ठीक है ना। वो सिर्फ एडी इज मोर देन एएस, एडी एएस अप्रोच का पार्ट है, वो कुछ और चीज है। जब वहां कराई गई थी तो वहां देखनी थी, नहीं तो डाउट में तुम पूछोगे तो वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाना है, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सेस डिमांड 50 की हो गई, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर इकोनॉमी के अंदर यह सोचा गया कि एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड यानी अगले महीने की 1 तारीख को 100 रुपए का सामान लोग खरीदेंगे, डिजायर डिमांड यही है। लेकिन जब वो तारीख नजदीक आती है, एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड यानी जब वो तारीख आ जाती है और लोग कह रहे हैं कि हमें तो 80 रुपीज का सामान खरीदना है, तो डिमांड की कमी रह गई। सोचा था कि सारे रिसोर्स इस्तेमाल करने के बाद 100 यूनिट की 100 रुपए की डिमांड होगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम 80 की डिमांड करेंगे, तो यार 20 की डिमांड ये कम रह गई ना। तो जो 20 का जो अंतर है इसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड, यानी डिमांड की कमी रह गई है, समझे। तो ये जो मैंने 2 लाइनें आपको समझाई है, ये वाली और ये वाली, ये डायग्राम पर्पस से है। आप ये लिखना मत कहीं पर भी, लिखने के लिए जो बताया था वो एडीएएस के तरीके से बताया था। अब डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ एडी से रिलेशन में, क्योंकि 2 सेक्टर की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। यहां पर एग्रीगेट सप्लाई हमारा अज्यूम्ड है 45 डिग्री लाइन होगी ओरिजिन से निकलने वाली, इसलिए मैं यहां पर एग्रीगेट सप्लाई का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। हां, अब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे, तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके से एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की कंपैरिजन देखने को मिलेगी। जो डेफिनेशन 12th क्लास में कराई जा रही है उससे थोड़ी सी इंप्रूवाइज्ड डेफिनेशन मिलेगी, थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाओगे। वहां 3 सेक्टर 4 सेक्टर पूरी इकोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 2 सेक्टर ना, तो लिमिट में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें इमेजिनरी लग रही होंगी, प्रैक्टिकल नहीं लग रही होंगी, लेकिन इतना ही कोर्स में तो इस हिसाब से नंबर मिलने वाले हैं आपको, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मैं दिख रहा हूं ऐसे, थोड़ा पीछे जा रहा हूं तो गोरा दिख रहा हूं, ऐसा थोड़ा आगे जा रहा हूं तो थोड़ा काला दिख रहा हूं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, डायग्राम पे आते हैं। भाई डायग्राम पे यहां से आएंगे, व्हाइट कलर का यूज करूंगा। ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, इधर एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनाऊंगा। ये अब वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, इधर डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाऊंगा, और पेन का कलर थोड़ा पतला करूंगा और यूज करूंगा यहां पर ग्रीन लाइन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे लिखना है तुम्हें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम बनाए हैं आपने, सभी चैप्टर के डायग्राम्स पे एक्स एक्सिस पे आपने इनकम लिखा था या फिर इनकम एंड आउटपुट लिखा था। सिर्फ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का ये चैप्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मेंशन करना है आपको।
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी लिख दो, एम्प्लॉयमेंट जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहां पे। फिर इधर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और अब बच्चे पूछेंगे कि सर वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस पे लिख देना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों के कर्व बनाऊंगा। ये मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जिसको वाई के बराबर बोल रहे हैं, 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। ये मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जिसको वाई बोल रहे हैं, 45 डिग्री की लाइन है, सेम काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज सोचा हमने अगले महीने की 1 तारीख को जब इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर लेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सिर्फ वही सिचुएशन सोच रहे हैं। वो तो कुछ भी सकता है, मल्टीपल 100 सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक सोची है जो कि कॉन्सेप्ट है। 99 सिचुएशन और होंगी, वो अलग अलग क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। जो भी तुम सोच पा रहे हो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये सोचा कि जब अगले महीने की 1 तारीख होगी तो इकोनॉमी के अंदर ये एग्रीगेट डिमांड होगी, ये होगी एग्रीगेट डिमांड AD1, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि एक्सेंटे है, ये लिख देना डिजायर्ड है, ये सोच लिया, ये एग्रीगेट डिमांड होगी। यहां पर भी बना देता हूं, ये एग्रीगेट डिमांड होगी AD1 ब्रैकेट में डिजायर्ड, ऊपर नीचे बन रहा है कर्व, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। ये दोनों के लिए सेम है डायग्राम। अभी तुम ये मत समझना कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, बात मेरी समझते रहो। यानी मैंने बोला कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर AD और AS एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां पर भी ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर AD और AS एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यार इस पॉइंट को बोल लो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर AD AS बराबर होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन साथ में हमने ये भी मान रखा है कि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, तो ये इक्विलिब्रियम प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसके लिए मैं मेंशन भी कर दूं, कहीं ना कहीं ले जाकर लिख देना अपने डायग्राम में कि इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बस ऐसे लिख देना, ये लिख देना। अब इसके लिए भी लिख देते हैं ऊपर, जहां तुम्हारा मन करे वहां लिख दो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों डायग्राम सेम बन रहे हैं, अभी तक कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देना। ये तो सोचा है हमने कि अगले महीने की 1 तारीख को डिजायर्ड है कि इतनी AD होगी, इतनी AS होगी, इतनी AD होगी, इतनी AS होगी। इकोनॉमिस्ट सोचते ही तो हैं, प्रूफ होते हैं उनके पास, डेटा होता है उनके पास। अब जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप भी सोच पाओगे, ठीक है। अब ये सोच लो कि उनका काम होता है, उन्होंने सोचा है, लेकिन असलियत कुछ भी हो सकती है। अगर इतनी जितनी सोची उतनी AD निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम आगे बनेगा ही नहीं। लेकिन असलियत में जब वो दिन नजदीक आता है और एग्रीगेट डिमांड इससे ऊपर नीचे निकलती है, मान लो जब वो दिन नजदीक आया, 1 तारीख आई और लोग कह रहे हैं कि हम तो इतना खरीदना चाहते हैं AD2 पर, ये एक्चुअल डिमांड है, तो भाई जो इन दोनों डिमांड कर्व के बीच का गैप होगा AD2 और AD1, ये एक्सेस डिमांड होगा। यानी डिमांड सोची थी इतनी, कर रहे हैं लोग इतनी। लेकिन इसके अपोजिट भी तो पॉसिबल है सिचुएशन, अगर लोग कहते नहीं हमें इतना नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए, इससे कम चाहिए, तो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल डिमांड कम है, तो अब AD1 और AD2 के बीच का गैप डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा। इस बात को समझ लो। अब इस डायग्राम में और चेंजेस देखो, व्हाइट कलर से लेके आता हूं। देखो इकोनॉमी के अंदर ये इक्विलिब्रियम की डिमांड थी कि यहां पर इक्विलिब्रियम होगा, तो इकोनॉमी चाहेगी कि Y1 O से लेकर Y1 ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। इसका मतलब ये इकोनॉमी अगर अपने सारे रिसोर्स इस्तेमाल करेगी तो मैक्स टू मैक्स इतना प्रोडक्शन कर पाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें तो इतना चाहिए, यहां पर चाहिए इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन चाहिए इतना Y2 तक। ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। हां लोग चाह तो रहे हैं लेकिन इतना अचीव ही नहीं हो सकता। Y1 ही वो पॉइंट है, मैक्स टू मैक्स सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके इकोनॉमी यहीं तक प्रोडक्शन कर सकती है। तो प्रॉब्लम है भाई इकोनॉमी के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? गुलाबी रंग बताएगा कि इतना चाहिए, इतना कर सकते हैं, तो ये फालतू चाहिए ना। तो जो ये गैप है, इस गैप को ही बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, इस गैप को ही बोलते हैं। ये गैप और AD1 और AD2 इन दोनों कर्व के बीच का जो गैप है पैरेलल, वो बराबर होगा हमेशा। अब ये गैप कहां से दिखाओगे आप? आपका मन कर रहा है यहां से और यहां से इनके बीच में दिखा लो, या जहां तुम्हारा मन कर रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि E2 पॉइंट है, इसके नीचे एवे ही कोई पॉइंट मैंने E3 बना दिया, तो इन दोनों में डिजाइन सा बन गया ये लाइन। मैं इसको बोल देता हूं एक्सेस डिमांड। थोड़ा सा राइटिंग का चक्कर ना पड़ जाए, आपको समझ आना चाहिए पूरा। इसको बोल दिया मैंने एक्सेस डिमांड। भाई ये दोनों गैप बराबर होंगे। जो गैप E2 और E3 के बीच में ये गुलाबी लाइन, ये और ये जो गैप है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे डायग्राम में। अगर आपका बराबर नहीं भी दिख रहा है तो टीचर नंबर नहीं काटेगा, बस आपको मेंशन करना है कि हाँ ये बराबर है।
ऐसा ही। और ये 45 डिग्री की लाइन तुम्हें डी से बनाने की जरूरत नहीं है, आईडी से बना देना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं इसको, और फिर यहां पर तुम एडी बनाओगे ना 2, तो आपके गैप ऐसे इक्वल नहीं दिखाई देंगे। ये देखो ना, यहां कम गैप है, यहां ज्यादा गैप है। तो उस सेंस में भी टीचर डायग्राम तो ठीक करेगा, लेकिन आपको एडी को अपना और एएस को अपना थोड़ा ऐसा बनाना है। जब एएस थोड़ा ऐसा बनाओगे, मेरा देखो ना थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, तब गैप बराबर से आएंगे आपके। चलो जी इधर आ जाओ। इधर बोल रहा है व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, इधर बोल रहा है वापस इस पॉइंट पे इकोनॉमी कह रही है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जितना रिसोर्स है हमारे पास उसको फुली एम्प्लॉयड कर देंगे तो y1 तक प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन वो दिन नजदीक आया तो लोग कह रहे हैं नहीं, हमें तो AD2 चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम यहां चाहिए E2 पॉइंट पे, और प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर Y2 होना चाहिए। तो यहां पर दिख रहा है कि इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन इकोनॉमी को कम चाहिए। तो ऐसे में डिमांड की कमी हो गई। तो ये जो गैप है Y1 Y2 के बीच में, ये गैप प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है। और ये गैप AD1 और AD2 के बीच में जो गैप है उसके बराबर होगा। कहां से इसको बराबरी दिखाओगे, कहीं से भी दिखा दो, जहां से तुम्हारा मन करे। अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से दिखा रखा है, लेकिन मेरी बात मानो तो मेरे को यहां अच्छा लग रहा है। ये E1 लिखा है, मैं इसको E3 लिख देता हूं। तो इन दोनों के बीच का गैप है जो, इसको डेफिशिएंट डिमांड बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जगह दिख रही है मुझे, साफ डायग्राम भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, और कुछ नहीं है। तो भाई ये डायग्राम बन गया तुम्हारा प्रॉपर डेफिशिएंट डिमांड का, ये डायग्राम बन गया तुम्हारा प्रॉपर एक्सेस डिमांड का, यानी इन्फ्लेशनरी गैप का। अब इधर लिखना जरूरी है, करते हैं कोई जुगाड़ पेन का कलर अलग करके। ये डायग्राम एक्सेस डिमांड का है, बीच में डालेंगे लाइन, और ये डायग्राम डिफ्लेशनरी गैप यानी डेफिशिएंट डिमांड का है। राइटिंग कैसे भी हो समझ जाना यार। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यार बताओ, मैं अगली जब क्लास लूंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें राइटिंग थोड़ी इंप्रूव कर लूंगा। राइटिंग बेकार है तो बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो जी ये बात हो गई, ओके सॉर्टेड है। अब यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा है इस वाले डायग्राम में, वो एक्स्ट्रा वाली चीज येलो कलर से बताऊंगा। जो ये E2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी इकोनॉमी के अंदर AD और AS तो बराबर है, लेकिन रिसोर्स पूरे इस्तेमाल नहीं करना चाह रही इकोनॉमी। रिसोर्स पूरे यूज करेगी तो यहां आ जाएगी, लेकिन कह रहे हैं नहीं चाहिए सामान इतना भाई। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का अगर डायग्राम आया तो सोच लेना डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाना है। बहुत सारे टीचर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या फिर बच्चों को चेक करने के लिए वो बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम बनाओ। तो भाई ये डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मेंशन भी कर देना जब भी डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाओ तो उसमें ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर देना। और अब बोलेंगे फिर ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये किसी किसी बुक में लिखा है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यार ओवर एम्प्लॉयमेंट तो कुछ होता ही नहीं, मतलब जितने हैं उतने यूज कर सकते हैं, ओवर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को खाली छोड़ना है, कुछ मेंशन नहीं करना, ठीक है। आपको अगर मेंशन करना है कुछ ज्यादा तो बोल सकते हो Y1 Y2 के बीच का गैप है ना, Y1 Y2 बोला, और ये E2 और E3 के बीच का गैप है, E2 और E3 के बीच का गैप है, ये एक दूसरे के बराबर है और इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इधर बोलोगे तो ये Y1 और Y2 के बीच का गैप है, ये Y1 Y2 के बीच का गैप है, और जो E1 और E3 के बीच का गैप है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसे मेंशन कर सकते हो आप डायग्राम में ही, ठीक है। इनको बोल देना डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब लिख भी देना डेफिशिएंट डिमांड है, और इधर भी लिख देना ये एक्सेस डिमांड है। भाई ये तो हो गए डायग्राम। अब जिस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं हो पा रही इस डायग्राम की, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। कैसे बनाऊंगा मैं, ये देखो, समझदार बच्चा कैसे बनाएगा। क्या करूं, गुलाबी या व्हाइट, व्हाइट कर लेता हूं, देख लो जी। ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, सोचते हुए चलना, ठीक है। ये 45 डिग्री की लाइन Y, ठीक है। यहां 45 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी के अंदर सोचा है कि ये एग्रीगेट डिमांड होगी, ये डिजायर्ड है, सोचा है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये सोचा है। अब असलियत में डिमांड इससे ज्यादा निकली तो एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनेगा, असलियत में डिमांड इससे कम निकली तो डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनेगा। बस ये दो लाइन आपको देखनी है, ठीक है। फिर आपने कुछ नहीं करना, इसका इक्विलिब्रियम ये रहा, इसका इक्विलिब्रियम ये रहा, नीचे लाइनें डाल देनी है। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों का कंबाइंड डायग्राम बन गया। ये कभी बनाना नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि दोनों डायग्राम में आपने करना क्या है। पहले सिंपल डायग्राम बनाना है ऐसे करके, ऐसे, फिर इसके ऊपर एक और लाइन बनी एक्सेस डिमांड, नीचे लाइन बनी तो डेफिशिएंट डिमांड। बस इतना समझ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब मुद्दा आता है कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करना है।
इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाती है। उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी मेजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि एक्सेस डिमांड को ठीक कैसे करेंगे। तो यार यहां पर लिखूंगा मेजर्स ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के कौन कौन से मेजर्स हैं? सभी मेजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, या सिर्फ फिस्कल मेजर्स बोल लो, ठीक है। एक होते हैं आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के मेजर्स, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। इसको मॉनेटरी मेजर्स बोल देता हूं। अब देखो ठीक कैसे करना है, इधर देखो, ये एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन है जब एडी एएस से ज्यादा होता है इकोनॉमी के अंदर एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लिखना जरूरी है। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे? अगर इसको ठीक करना चाहते हो ना, तो देखो डिमांड ज्यादा है, आप डिमांड को कम कर दो, वो सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगी, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते आप ठीक करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जितना होना था उतना हो गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट थी, तो डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एग्रीगेट डिमांड कम करनी पड़ती है, और आरबीआई के हाथ में है नहीं एग्रीगेट डिमांड कम करना। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर को इस्तेमाल करके पहले मनी सप्लाई को कम करता है, यानी देश के अंदर पैसों का फ्लो कम करेगा, लोगों के पास कम पैसे होंगे तो वो कम खर्चा करेंगे, तो उसकी वजह से वो एग्रीगेट डिमांड को कम करेगा, ठीक है। लेकिन जो फिस्कल मेजर से सरकार बिना मनी सप्लाई को हिट किए हुए डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड, डायरेक्ट लोगों की पॉकेट पे फर्क डालती है। कैसे? गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं फिस्कल मेजर्स, मतलब फिस्कल पॉलिसी के मेजर। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार टैक्स रेट को बदलती है और अपने खर्चों को बदलती है, उस पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ऐसी पॉलिसी जिसमें आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बदलता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास दो ही मेजर है, एक है टैक्स रेट्स, जिसको मैं टैक्स लिख दूं सिंपल, दूसरा है सरकारी खर्चा, जिसको मैं लिखूंगा ऐसे गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर। अब बात सुनना जरा, सरकार चाहती है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, तो सरकार लोगों पे टैक्स बढ़ा देगी। अगर लोग टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो उनके पास खुद खर्च करने के लिए पैसे कम बचेंगे, तो टैक्स बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होगी तो वो सामान कम खरीदेंगे और इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। बस जैसे ही लिखोगे तुम एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो रही है, इतने में काम हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, अब देखो देश का हिस्सा सरकार भी है, सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो देश का खर्चा बढ़ रहा है, सरकार कम खर्चा करेगी तो देश का खर्चा कम हो रहा है। तो यहां पर देश का खर्चा कम करवाना है, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद का खर्चा कम कर ले तो देश का खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा ही कम करती है, कंट्रोल करती है, तो वीएडी कम हो जाएगी। तो फिस्कल मेजर के बारे में पूछे तो टैक्स का बढ़ना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड को ठीक करता है। अब आ जाओ मॉनेटरी मेजर्स पे, ये है थोड़े खतरनाक, इसके लिए पेन का पतला करेंगे भाई। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आरबीआई ने, बोलती है एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है, एक है क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर्स। अब यहां सिर्फ वो नाम लिखूंगा जो आपके कोर्स में है, अलग अलग रेफरेंस बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। यहां पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लीगल रिजर्व रेशो के दो नाम हो रहा है, इसको रिजर्व रेशो बोलते हैं और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी इसका नाम, ठीक है। फिर बैंक रेट, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, और यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज लिख दिया, जो कि शॉर्ट में लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने ऐसा लिखा है। फिर क्वालिटेटिव में आपको लिखना है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में इन सबका मतलब बता रखा है, ठीक है। और यहां लिखना है मोरल सुएशन। अब काफी सारी बुक है जिसके अंदर और भी लिखे हुए हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लिखा हुआ है, डेफिशिट फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, और क्रेडिट राशनिंग लिखा हुआ है, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। किसी भी नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जितना करा रहा हूं उतने से मतलब रखो। देखो आपको बताता हूं, यहां पर आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आपको एक चीज ट्रिक सीखनी है लव सर से। लव सर बताएंगे कि आप किसी भी चीज को बढ़ा दो, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किसी भी चीज को बढ़ाओगे तो हर एक चीज की वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी वजह से फिर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। जब लोगों को पैसा कम होगा तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
या तुम आसानी से याद कर सकते हो, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। कुछ भी पड़ेगा तो मनी सप्लाई कम, एडी कम, प्रॉब्लम ठीक। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऐसी है, ये बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कम, एडी कम। लेकिन ये दो चीज है, एक ये और एक ये बढ़ती घटती नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक के वो ऑपरेशन जिसमें सेंट्रल बैंक सरकारी कंपनी के शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स यानी सरकारी कंपनी की सिक्योरिटीज को मार्केट में ओपनली बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है। तो अगर सरकार लोगों को गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज बेच देती है, सेल कर देती है, तो सेलिंग लिखते हैं इसको, वैसे सेलिंग कर देगी तो लोगों की जेब से पैसा ले लेगी, तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से एडी भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन बताता हूं, ये मेजर सिर्फ उन्हीं लोगों तक काम करता है जिन लोगों के पास ये सिक्योरिटीज खरीदने का काम होता है। मतलब इकोनॉमी के अंदर 100 लोग होते हैं, एक ही बंदा अगर सिक्योरिटी खरीदता बेचता है तो एक बंदे की मनी सप्लाई पे फर्क डालते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन होते हैं बहुत सारे लोग, तो इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल इसका इंपैक्ट सच्चाई में पड़ता है, करते हैं बहुत सारे लोग ये ट्रेडिंग, ठीक है। मोरल सुएशन को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना होता, ये एक प्रेशरफुल एडवाइस होती है या बोल लो अपील होती है कमर्शियल बैंक की, जिसमें कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की अपील है, जिसमें कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर बनाता है सेंट्रल बैंक कि मनी सप्लाई को कम कर दे, मतलब लोगों को लोन देना कम कर दे या लोगों को लोन देना ज्यादा कर दे। तो यहां पर वो प्रेशर बनाया जाएगा जिसमें सेंट्रल बैंक बोलेगा कि लोगों को लोन देना कम कर दे। होता है ना ऐसा, मेरा एक दोस्त है, उसको लोन मिल गया बैंक में जाते ही सेम डे, दूसरा दोस्त लोन लेने गया, उसको तो 2 महीने बाद लोन मिला। तो ऐसा नहीं था कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, ऐसा था कि वहां पर मोरल सुएशन की गेम खेल रखी थी सेंट्रल बैंक ने। मतलब जब जिसको हैंड टू हैंड सेम डे लोन मिल गया तो उस टाइम पॉलिसी चल रही थी कि हाँ भाई सबको लोन दे दो, और जिसको लोन लेने में 2 महीने लग गए तो वहां सेंट्रल बैंक ने बोल रखा था कि रुक रुक के लोन दो, मतलब अभी लोन देने पे होल्ड रखो, देश के अंदर इतनी मनी सप्लाई बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर मनी सप्लाई कम तो एग्रीगेट डिमांड कम। भाई ये मेजर्स है जो आपको याद रखने हैं। अब बच्चा पूछेगा कि सर ये जो आपने नाम लिखे हैं ये क्वांटिटेटिव मेजर्स की डेफिनेशन आ गई तो क्या करेंगे, क्वालिटेटिव मेजर की डेफिनेशन आ गई तो क्या करेंगे। भाई क्वांटिटेटिव मेजर्स वो वाले सारे मेजर्स होते हैं जो इकोनॉमी की ओवरऑल मनी सप्लाई को बदल देंगे, ओवरऑल मनी सप्लाई को। और क्वालिटेटिव मॉनेटरी मेजर्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को बदलते हैं। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई बोल सकता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों की बदलनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर वालों की मत बदलो। लेकिन यहां नहीं बोल सकता कि सीआरआर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बदलनी है, सीआरआर तो सारे बैंकों की होती है, ये सबों के साथ समान है। यहां पर इंडिविजुअली कुछ अलग से टारगेट कर सकता है सेंट्रल बैंक, तो इस हिसाब से इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं और इनको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात आती है कि ये तो एक्सेस डिमांड ठीक कर दिया, आपको ठीक करना है डेफिशिएंट डिमांड, इसकी उल्टा केस। तो भाई इसका उल्टा केस में आ जाएगा तो हम लिखेंगे यहां पर मेजर्स ऑफ करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड। अब सेम इसके भी 2 मेजर होते हैं, एक होते हैं फिस्कल मेजर जो सरकार लेगी, एक होते हैं मॉनेटरी मेजर जो आरबीआई के हिस्से में आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो भाई जो फिस्कल मेजर होते हैं उसमें पहला टैक्स है, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक क्वांटिटेटिव, वो सभी नाम आएंगे क्वांटिटेटिव, और दूसरे हैं क्वालिटेटिव, इसमें भी वो सभी नाम आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है ये प्रॉब्लम ठीक होनी कैसे है, इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन टिप्स पे होनी चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड वो प्रॉब्लम होती है जहां पर एडी कम है, एएस ज्यादा है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सप्लाई कम नहीं करनी होती, इस प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो। एग्रीगेट डिमांड, सरकार तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगी टैक्स रेट को कम करके, लोगों के पास पैसा बच जाएगा खर्च करने के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। या सरकार खुद भी तो देश के खर्चे का हिस्सा है, अपना खर्चा बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा, ये पहले मनी सप्लाई को बढ़ाएगा फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा, समझ रहे हो। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स ये जितने भी थे ना उन सबको कम करना पड़ेगा, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, एलआरआर हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो,
इनमें से किसी भी रेशियो को कम कर दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहां तक की बात रही ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो गवर्नमेंट यहां पर लोगों से बाय कर लेगी शेयर्स सरकारी कंपनी के, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे तो पैसा देंगे ना आरबीआई को। क्वालिटेटिव मेजर में भी आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक मोरल सुएशन, अच्छा सुएशन की स्पेलिंग में डबल एस आता है सिंगल एस आता है, बताओ यार प्लीज कमेंट सेक्शन में। दूसरा, मतलब इसलिए बोलता हूं कमेंट सेक्शन में बताओ क्योंकि मुझे ही पता लगता है कि आप कितने अटेंटिव हो, ये अपना चैनल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने दिल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी उतना ही फिर मजा आएगा जितने तुम इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, कि मैं भी और ज्यादा एक्टिवली बहुत ज्यादा एनर्जी से पढ़ाऊंगा, है ना। मोरल सुएशन और अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इसको कम करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मोरल सुएशन का मतलब प्रेशर बनाना है, इस बार प्रेशर रिलीज करेगी कमर्शियल बैंक से, दे दो लोन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उल्टे ही चलेंगे तो काम आसान हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बस कि फिस्कल पॉलिसी के मेजर मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते, मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स हैं जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करके फिर एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कैसे ठीक होगी, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताओ सीआरआर के कम होने से एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीआरआर के कम होने से ये रहा सीआरआर, कहां गया, सीआरआर के कम होने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यहां देखो मिस्टेक आ गई भाई, सीआरआर के कम होने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। और यहां ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आरबीआई बाय करेगा तो लोगों को पैसे देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है यार, बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई, फ्लो में लैंग्वेज इधर उधर निकल जाती है, आपको पता है, आप समझ सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे ना सब समझ सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है कि पढ़ाने वाले भी आखिर इंसान है। तो मिस्टेक लैंग्वेज में कभी बोलकर हो जाती है, लेकिन ऐसे जब रिव्यू ले लेते हो तो पता लग जाता है सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। तो कभी भी यार क्वेश्चन आएगा, अब से यहां से दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो इन्फ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, तो जब भी क्वेश्चन आएगा इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करो 6 नंबर में, तो आपको उसका मीनिंग बताना है, फिर उसका इंपैक्ट जरूर बताना है, प्राइस पे, इनकम पे, आउटपुट पे, तीनों पे इंपैक्ट बताना है। 3 चीज पे 3 पॉइंट बना के लिखोगे, पहले बता रहा हूं, गड़बड़ी करोगे तो नंबर कटेंगे। फिर डायग्राम जरूर बनाना है, जो डायग्राम आपको बताया है, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। क्या इन्फ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन हो चाहे डिफ्लेशनरी गैप का, पहला हॉट क्वेश्चन मोस्ट वांटेड यहां से ये है। दूसरा क्वेश्चन, अब इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में डिफरेंस आ सकता है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। तो जब भी डिफरेंस आए तो आप क्या करोगे, सब कुछ आपके पास डिफरेंस में मिल जाएगा। पहला दोनों का मीनिंग लिख दोगे, डेफिनेशन। दूसरा दोनों का दूसरा नाम लिख दोगे कि एक्सेस, इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप को डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इसका इंपैक्ट बताओगे प्राइस लेवल पे, ठीक है ना। चौथे नंबर पे इनकम एंड आउटपुट पे इंपैक्ट बताओगे। पांचवें नंबर पे एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट बताओगे, तो 5 डिफरेंस हो गए। छठे नंबर पे डायग्राम बना सकते हो, तो बनाना मत, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, डायग्राम मत बनाना। 7वें नंबर पे इनके मेजर्स बता सकते हो करेक्ट करने के, ठीक है। मेजर्स बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने डिफरेंस तुम बना सकते हो, मेजर हो जाएगा। यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, यहां पर मनी सप्लाई को कम किया जाता है। यहां पर टैक्स बढ़ेगा, यहां पर टैक्स कम होगा, यहां गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, यहां गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऐसे मेजर दे सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो कोई भी 4 से 6 डिफरेंस आप याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अगला भाई जो मेजर्स ऑफ करेक्टिंग है, ये जरूर याद करके रखना, क्योंकि सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आता एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड का ऐसा। इसके साथ में पूछता है कि कोई एक मॉनेटरी मेजर बताओ या कोई एक फिस्कल मेजर बताओ, या फिर नाम दे देता है कि बैंक रेट बताओ कैसे ठीक करेगा एक्सेस डिमांड को, या एलआरआर कैसे ठीक करेगा एक्सेस डिमांड को, ऐसे दे देते हैं। तो करने सारे जरूरी हैं आपको, ठीक है। तो भाई अगर फिर भी आपको कुछ और चैप्टर या कुछ और टॉपिक करना है, तो जैसे जैसे आप बताते रहोगे वैसे वैसे हम आपके लिए कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।